सभी को नमस्ते। आज के इस सत्र में एक ऐसे महापुरुष के बारे में कुछ उल्लेख आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। उनके जीवन से संबंधित कुछ बातें, उनके जीवन के कुछ पहलू रखने का प्रयास करता हूं। परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक। उनका जन्म वर्ष प्रतिपदा के दिन 1 अप्रैल सन 1889 को नागपुर में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी बलिराम पंत, माता रेवती बाई। बालक केशव जो है, ये इनका जन्म जो है बहुत गरीब परिवार के अंदर हुआ और उन्होंने अपने जीवन में मात्र 50 वर्ष की आयु उनकी रही और इस 50 वर्ष की आयु में उन्होंने इतना बड़ा वो काम करके गए कि इस जगत के अंदर वो हमेशा के लिए अमर हो गए। महापुरुषों की यही विशेषता होती है, वो अपने काम से इस यानी कि उनका जो जीवन है वो वास्तव में किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए होता है। कोई भी ऐसी महान आत्माएं रहती हैं तो उनका एक विशेष उद्देश्य होता ही है। और जब परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी, उनके जीवन को भी जब हम देखते हैं तो उनके जीवन का भी यही लगता है कि वो एक विशेष उद्देश्य के लिए उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया और समाज को एक दिशा दे करके वो चले गए। जिस प्रकार की दिशा उन्होंने दी तो वो यानी हजारों वर्ष की अपने हिंदू समाज की गुलामी को दूर करने का एक माध्यम उन्होंने खड़ा किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध में तो हम और भी अनेक सत्रों में हमने सुना होगा, लेकिन इस सत्र में डॉक्टर जी के जीवन के जो अनेक पहलू हैं, इन पहलुओं के बारे में थोड़ा सा कुछ उल्लेख आपके सामने मैं रखूँगा। उल्लेख इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विस्तार पूर्वक रखना ये तो उनका जीवन बड़ा विस्तृत है, तो इस सत्र के माध्यम से उनके प्रति आपके मन में एक जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा पैदा करना ये मेरा एक दायित्व है। तो इस सत्र के माध्यम से वही करने का एक प्रयत्न मैं करूँगा। बाकी विस्तृत जीवन पढ़ना, समझना, उसको जीवन में उतारना, ये तो फिर आपको स्वयं करना होगा। तो उनके जीवन के कुछ पहलू हैं। डॉक्टर जी के जीवन का एक पहलू ये है कि वो कभी किसी प्रकार की भी कठिनाई को उन्होंने कभी कठिनाई माना नहीं। सामान्य व्यक्ति जिन कठिनाइयों में टूट जाता है, जिन समस्याओं के कारण से वो घबरा जाता है, ऐसी किसी भी समस्या को और उन्होंने कभी समस्या माना नहीं। वो निरंतर निर्बाध वो अपने कार्य में लगे रहे। उन्होंने कभी भी अपनी समस्याओं का रोना किसी के सामने नहीं रोया। वो कभी किसी दीनहीन स्थिति में नहीं थे। कठिनाइयाँ बहुत थी, लेकिन उन सब कठिनाइयों के होते हुए निरंतर अपने कार्य में लीन रहे। ऐसे कुछ एक दो उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। घर परिवार की गरीबी कितनी थी? तो घर परिवार की गरीबी की हालत ये थी कि उनको कोई 2 वक्त की रोटी रोज़ मिलेगी ही, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। तो कभी अनेक बार क्यों ऐसा होता था कि पिताजी क्योंकि पुरोहित का काम करते थे और घरों में जो पूजा पाठ करने के पश्चात जो मिलता था राशन,
तो उसी से घर परिवार का सब खर्च चलता था, वही घर में खाने पीने में प्रयोग होता था। अब अनेक दिन ऐसे होते थे कि जब किसी ने कोई पूजा पाठ नहीं कराया तो उस दिन हो सकता है घर में भोजन ना भी बने, 2 समय बनता था, एक समय बने। तो ऐसी उनके परिवार की स्थिति थी। ऐसे परिवार में जन्म लिया और उनके गरीबी की हालत ये थी कि उनके माता पिता 1902 में यानी 1889 में इनका जन्म हुआ और मात्र एक छोटी सी आयु 1902 में उनके माताजी पिताजी प्लेग की बीमारी के अंदर एक ही दिन माता और पिता दोनों का उस दिन देहांत हो गया। और घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि वो माता पिता के लिए अलग अलग अर्थी बना करके यानी लकड़ी खरीद करके और अंतिम संस्कार अलग से कर सकें, इतने पैसे भी घर पर नहीं थे। इसलिए जैसे तैसे करके एक ही चिता पर माता और पिता दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। ऐसी गरीबी की हालत में जन्म लेने वाला बालक, ये बालक केशव, जो कि बाद में डॉक्टर हेडगेवार के नाम से जाने गए, तो बालक केशव जो है, ये ऐसी उनकी परिवार की स्थिति। पढ़ाई की तो पढ़ाई का खर्चा भी, और उनकी जो शुरुआती पढ़ाई है, शुरुआती पढ़ाई उन्होंने नागपुर के अंदर 8वीं तक की पढ़ाई की। 8वीं के बाद की जो आगे की पढ़ाई उन्होंने स्कूली पढ़ाई जो पूरी की अपने चाचा आबाजी हेडगेवार, तो उनके पास रह करके उन्होंने आगे की पढ़ाई की। लेकिन डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए जाना था। अब गरीब घर का बालक है, माता पिता हैं नहीं, तो घर किसका, सारे का उच्च शिक्षा का खर्च कौन उठाएगा। तो होनहार बालक थे, इसलिए समाज के लोग भी उनकी सहायता करते थे। डॉक्टर बालकृष्ण मुंजे नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने जो है उनको पढ़ने के लिए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के अंदर, नेशनल मेडिकल कॉलेज के अंदर उनका एडमिशन कराया। तो वहाँ पढ़ाई के लिए गए। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसी स्वयं परिवार की ऐसी स्थिति नहीं थी। पढ़ाई की तो वो भी दूसरों के भरोसे हुई। तो ऐसे गरीब परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, हम जब कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन की सबसे प्राथमिक आवश्यकता है कि उसको उसका पेट भरा होना चाहिए, उसके दैनिक जो न्यूनतम जिंदगी की जीवन की आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों, तब ही व्यक्ति देश और समाज के बारे में सोच सकता है। लेकिन ये जो डॉक्टर हेडगेवार का जीवन है, ये इस विषय का अपवाद है। इनके परिवार में तो आर्थिक विपन्नता होते हुए भी जीवन में केवल और केवल देश और समाज के लिए ही इन्होंने काम किया। डॉक्टर जी के जीवन का एक पक्ष है कि उनके जीवन में एक प्रखर देशभक्ति का उनका पक्ष था। ऐसे प्रखर देशभक्त, तो क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे डॉक्टर हेडगेवार थे। और ये कब से थे, तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये जन्मजात देशभक्त थे। तो जन्मजात देशभक्त कैसे थे, तो क्योंकि बचपन की ही ऐसी कई घटनाएं हैं जिसको देख करके लगता है कि डॉक्टर हेडगेवार जन्मजात देशभक्त थे। उनकी तीसरी चौथी क्लास की घटना है कि उनके स्कूल के अंदर मिठाई बांटी गई और वो मिठाई जब बांटी गई, सब बच्चों ने लाइन के अंदर लग करके मिठाई खाई। बच्चों का बड़ा उत्साह रहता है। इसने बालक ने भी मिठाई ली और अपने अध्यापक से उन्होंने पूछ लिया, गुरुजी ये मिठाई किस खुशी में बांटी गई है आज। तो उनके अध्यापक ने कहा, बेटा ये जो अंग्रेज़ों की महारानी विक्टोरिया है, तो महारानी विक्टोरिया के 60वें राज्यारोहण दिवस के खुशी में ये मिठाई बांटी गई है। अब उस बालक ने अगला प्रश्न फिर अध्यापक से पूछ लिया, गुरुजी अंग्रेज़ों की महारानी, तो अंग्रेज़ों ने तो हमें गुलाम बना रखा है, तो ये हमारी महारानी तो नहीं है। अध्यापक ने भी कहा, हाँ बेटा ऐसा नहीं है, हमारी महारानी तो नहीं, अंग्रेज़ों की महारानी है।
अब ये आज चौथी क्लास का बालक उस मिठाई को खाता नहीं है, उस मिठाई को फेंक देता है। ऐसी उनके जीवन की घटना आती है। एक उनके जीवन की घटना आती है कि वो स्कूल टाइम के बाद उनके अध्यापक थे, उनका नाम था वजह गुरुजी। उनके घर पर कुछ बच्चे स्कूल के इनकी क्लास के इकट्ठे होकर के और घर पर पढ़ने के लिए जाते थे। तो जब पढ़ने के लिए जाते थे तो रास्ते के अंदर इनके घर और गुरुजी के रास्ते में वहाँ एक किला आता था, उसका नाम था सीताबर्डी का किला। और उस समय अंग्रेज़ों की सेना की एक टुकड़ी उसके अंदर रहती थी, क्योंकि अंग्रेज़ों का राज्य था, सरकारी भी भवन था, इसलिए यूनियन जैक जो है उस भवन पर लहराता था। अब ये बालक जो है इसके मन के अंदर वो सब खटकता था। एक बार इनको मौका मिल गया, इनके अध्यापक वजह गुरुजी उन्होंने कहा, बच्चों आप लोगों ने स्कूल टाइम के बाद रोज़ आना है पढ़ने के लिए, और मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। वो जब कुछ दिनों के लिए बाहर गए तो इन बच्चों ने योजना बना ली, यूनियन जैक उतारेंगे। तो और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अध्यापक उनके एक दिन अचानक जो है वो आ धमके, वो अपने काम में लगे हुए थे। वो देख करके हैरान हुए और बड़ा गुस्सा भी उनको आया कि इन बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए बुलाया था और इन्होंने मेरा पूरा घर ही खोद डाला। उन्होंने बच्चों को डांट लगाई, क्या कर रहे हो ये सब। बच्चों ने जो है बड़ी विनम्रता से और एक तरह से जैसे नाराज़गी वाला भाव गुरुजी ने दिखाया, तो बच्चे बड़े उदास हो गए इस बात पर। तो उन्होंने पूछा क्या है ये, तो बालक केशव ने बड़ी मासूमियत से बताया। उन्होंने कहा, गुरुजी हम सुरंग बना रहे थे। किस लिए? तो उन्होंने कहा, गुरुजी ये जो यूनियन जैक यहाँ पे लगा हुआ है सीताबर्डी के किले पर, उसको उतारना है। तो गुरुजी ने फिर गुस्से में कहा कि यूनियन जैक उतारने के लिए तुम वहाँ जाओ, उधर जा कर के उतारो। उन्होंने कहा, गुरुजी, बड़ी मासूमियत से बालक केशव ने उत्तर दिया, गुरुजी वहाँ तो और पुलिस वाला खड़ा है, वो अंदर नहीं जाने देंगे, दरवाज़ा बंद है। इसलिए हमने सोचा कि आपके यहाँ से हम सुरंग खोद करके और अंदर अंदर जा कर के हम झंडा उतारेंगे। यानी एक मन के अंदर किस प्रकार की एक चेष्टा, इस प्रकार की ललक, ऐसा एक प्रयत्न छोटी सी आयु में इस प्रकार का उन्होंने किया। मुझे एकदम ध्यान में आता है उनके जीवन की इस घटना से कि वो एकदम प्रखर राष्ट्रभक्त थे। और आपको ध्यान में आएगा कि उनका जीवन जब हम पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि वो जो कलकत्ता भी गए, डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गए, वहाँ जा कर के भी कलकत्ता वास्तव में गए इसीलिए थे कि कलकत्ता जो है क्रांतिकारियों का गढ़ है, और वहाँ कलकत्ता रह कर के अपने को क्रांतिकारियों के साथ मिल कर के और काम करने का अवसर मिलेगा। तो केशव जी उधर कलकत्ता जा कर के क्रांतिकारियों का एक प्रमुख दल था, उसका नाम था अनुशीलन समिति। उस अनुशीलन समिति के डॉक्टर हेडगेवार सदस्य बने, और केवल सदस्य नहीं बने, वो एक प्रमुख भूमिकाकर्ताओं में से बने। उनका एक गुप्त नाम दिया गया, हर क्रांतिकारी का एक गुप्त नाम होता था, इनका भी नाम दिया गया। तो इनका नाम दिया गया कोकेन। और दूसरा उनके जिम्मे काम लगाया गया कि दूसरे राज्यों से जो क्रांतिकारी कलकत्ता आते हैं किसी बैठक के लिए, किसी अन्य काम के लिए, तो उनके रुकने की, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करना ये डॉक्टर हेडगेवार जी के जिम्मे था। तो वो इस काम को बखूबी करते थे। ऐसे एक प्रखर क्रांतिकारी, ऐसे देशभक्ति की प्रखर भावना ये मन में थी। उनके जीवन का एक पक्ष है डॉक्टर जी का कि बहुत बड़े कुशल योजनाकार थे वो। ये भी भगवान ने उनको कुछ गुण जो है बचपन से ही दिया था। एक ऐसी योजना उन्होंने की उनके स्कूल के अंदर, और एक अंग्रेज अधिकारी, एक सरकारी अधिकारी ने आना था स्कूल की इंस्पेक्शन करने के लिए
कितने कुशल संगठक थे, और अपनी योजना को कभी, उनके जीवन का एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने अपनी योजना कभी फेल नहीं होने दी। जो योजना बनाई तो उस योजना को सफलतापूर्वक उन्होंने पूरा किया। तो ये उनके जीवन की विशेषता थी। क्रांतिकारियों के लिए, देश की आज़ादी का काम करने वाले जो लोग थे, विशेष रूप से क्रांति के माध्यम से, ऐसे लोगों के लिए आवश्यक था कि वो कोई भी ऐसा सबूत ना छोड़ें जिससे कि अंग्रेज़ों की पकड़ में आ जाएं। और डॉक्टर जी वो इस काम में पूरा जीवन भर सफल रहे। तो दुर्भाग्य से अनेक क्रांतिकारी पकड़े जाते थे बीच बीच में। अब ये बचपन से ही ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियां थी डॉक्टर जी की, और अंग्रेजी सरकार ने तो उनके पीछे स्पेशल अपना दूत भी नियुक्त किया हुआ था। यानी कि एक सीआईडी वाला स्पेशल जो है, उन्होंने उनके पीछे नियुक्त किया कि ये बालक किससे मिलता है, क्या इसकी गतिविधियां हैं, इनको नोट करना और इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, इसको पकड़ के अंदर किया जा सके। ऐसी कोई भी बात मिलती है तो ढूंढ कर लाना तुम्हारा काम है। लेकिन अफसोस कि बेचारा वो ऐसा करने में सफल नहीं हो सका। डॉक्टर जी ने कभी भी कोई ऐसा क्ल्यू नहीं छोड़ा, कोई भी ऐसा उन्होंने संकेत, कोई ऐसी चीज़, तो ऐसा कुछ भी उन्होंने सबूत नहीं छोड़ा जिससे कि अंग्रेजी सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। हालांकि जो अंग्रेजी सरकार के दस्तावेज हैं, तो उन दस्तावेज़ों के अंदर आज भी दस्तावेज उपलब्ध हैं। उन दस्तावेज़ों के अनुसार अंग्रेजी सरकार वो उनको एक खूंखार अपराधी और क्रांतिकारी ऐसा मानती थी। तो ऐसे खूंखार अपराधियों में उनको मानती थी। तो लेकिन उनकी कुशल योजना के कारण से, डॉक्टर जी की कुशल योजना के कारण से डॉक्टर साहब कभी उनकी पकड़ में नहीं आए। 8वीं क्लास की उनकी घटना है। तो उन्होंने, और जब अधिकारी स्कूल के अंदर इंस्पेक्शन के लिए आना था, तो उस समय उन्होंने सोचा कि ज़रा इनका एक अच्छे से स्वागत किया जाए। तो उन्होंने सब बच्चों को तैयार किया, स्कूल के सब बच्चों को, जिस भी क्लास के अंदर आएंगे तो इनका अच्छे से स्वागत करना है। खड़े होकर के सब ने 3 बार वंदे मातरम बोलना है। अब आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी सरकार ने वंदे मातरम पर पाबंदी लगाई हुई थी। वंदे मातरम बोलना गैर कानूनी था। जो वंदे मातरम बोलेगा तो उसको जेल के अंदर डाल देंगे, क्योंकि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले जितने लोग थे, वो सब का जो एक ध्येय वाक्य था, उनका ध्येय वाक्य ये वंदे मातरम ही था। सब आंदोलन करते थे, आंदोलन करते समय वंदे मातरम बोलते थे। और अंग्रेजी अधिकारियों को चिढ़ाने के लिए, या जब भी फांसी पर चढ़ने वाले भी जो क्रांतिकारी थे, वो भी वंदे मातरम बोल करके फांसी पर चढ़ते थे। ऐसा एक देश की आज़ादी के लिए एक ध्येय वाक्य, जय घोष, उद्घोष ऐसा बन गया था वंदे मातरम। तो ऐसे वंदे मातरम को बोला जाए, तो ऐसा बालक केशव 8वीं क्लास में योजना करता है। अंग्रेज अधिकारी आता है, क्लास के अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही कक्षा में प्रवेश करता है, वैसे ही सब बच्चों ने खड़े होकर के और योजना अनुसार सब ने वंदे मातरम बोला। अब वो हक्का बक्का रह गया, तो उसको बड़ा गुस्सा भी आया इस बात पर। प्रिंसिपल ने इसके लिए गलती मानी और उन्होंने कहा ठीक है, दूसरी क्लास में चलते हैं जी। दूसरी कक्षा में गए, वहाँ पर भी इसी प्रकार से हुआ। वहाँ पर भी स्वागत उनका वंदे मातरम से ही हुआ। तीसरी कक्षा में गए, तो जब 3 कक्षाओं के अंदर ऐसा हुआ, तो वो प्रिंसिपल ऑफिस में आकर के प्रिंसिपल को धमका कर गए और उनको कहा कि इसकी योजना किसने की है, इसका पता करो। तो जो भी इसका योजनाकार है तो उसको स्कूल से निकाल बाहर करो, नहीं तो हम ये स्कूल बंद कर देंगे। अब सब बच्चों को बार बार पूछा गया, ये योजना की किसने थी, कौन था इसका योजनाकार। आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि किसी भी बालक ने अपने माता पिता तक को ये नहीं बताया ये केशव की योजना थी। ऐसी इस प्रकार की योजना की। आखिरकार स्कूल बंद हो गया।
स्कूल बंद रहा तो आप सोच सकते हैं कितने दिन स्कूल बंद रहा। 2 महीने तक स्कूल बंद रहा इस घटना को लेकर के, नील सिटी हाई स्कूल। अब बच्चे जो है विरोध प्रदर्शन स्वरूप रोज़ शाम को और फेरी निकालते थे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, के इस निर्णय के खिलाफ। आखिरकार स्कूल प्रशासन और माता पिता के बीच में समझौता हुआ और स्कूल खुल गया, स्कूल शुरू हो गया। लेकिन शर्त रखी गई, माता पिता के साथ बच्चा आएगा और आकर के वो इसके लिए जो हुआ है इसके लिए माफ़ी मांगेगा, आगे से ऐसा नहीं करूँगा ऐसा वायदा करेगा, उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। सब बच्चे गए माता पिता को साथ लेकर के। आखिरकार चाहे माता पिता के दबाव में ही सही, लेकिन बच्चों ने और माफ़ी मांग करके उनका स्कूल शुरू हो गया। अब ये जो बालक केशव था, इसके माता पिता तो देहांत हो चुका था, ये अकेला ही गया और इसने भी जाकर के वहाँ एडमिशन मुझे दिया जाए ऐसी बात कही। तो वहाँ उनके जो प्रधानाध्यापक थे, प्रिंसिपल थे, तो उनको उन्होंने जब कहा एडमिशन की तो उन्होंने कहा बेटा इसके लिए माफ़ी मांगो जो वंदे मातरम बोला है। तो ये बालक उनसे पूछता है, उनका गुरुजी क्या अपनी मातृभूमि की वंदना करना, उसको प्रणाम करना अपराध है क्या? और अगर ये अपराध है भी तो मैं अपराध ये 1 बार नहीं 1000 बार करूँगा। इस कारण से उस बालक को स्कूल से निकाल दिया जाता है और केवल वहाँ नहीं तो पूरे नागपुर के अंदर उनको किसी स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं मिलता। ऐसे एक उनके जीवन की घटना आती है। लेकिन उनकी योजना, यानी पहली बात तो सारे स्कूल के बच्चों को तैयार करना और उन्होंने किसी ने नाम नहीं बताया। दूसरी बात अंग्रेजी सरकार के खिलाफ रोज़ रोष प्रदर्शन करना। तो इस प्रकार का योजनाकारी बचपन से थे, कुशल संगठक थे। ये परमात्मा ने एक सद्गुण उनको बचपन से ही दिया हुआ था। ऐसी उनकी योजना आती है। एक और ऐसी उनकी योजना की बात आती है, कितने कुशल योजनाकार थे कि उन्होंने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई करने के पश्चात जब नागपुर वापस आए तो नागपुर वापस आने के पश्चात उन्होंने और एक क्रांतिकारी दल शुरू किया। तो वो जो क्रांतिकारी उनके संगठन से जुड़े तो ऐसे 150 क्रांतिकारियों को उन्होंने तैयार किया और उनको तैयार करके अस्त्र शस्त्र दे करके उनको पूरे देश भर में उनको भेजा। लेकिन कोई उनका एक साथी पकड़ा गया और उसने पकड़ने के पश्चात कोई चीज़, उसने कोई ऐसी सूचना उसने लीक कर दी जिसके कारण से डॉक्टर जी को ध्यान में आया कि ये वाला जो मार्ग है देश की आज़ादी के लिए, जो हम इस मार्ग पर चल रहे हैं, इस मार्ग पर चलना कठिन है, इसमें कितना सार्थक हो पाएंगे ये कहना कठिन है। इसलिए उन्होंने और अपने सब क्रांतिकारी साथी जो देश भर के अंदर फैले हुए थे उनके अस्त्र शस्त्र भी इकट्ठे किए, उनको नष्ट कर दिया और उनको कहा आज से हम अपना ये क्रांतिकारी दल बंद कर रहे हैं। यानी इतना बड़ा क्रांतिकारी दल उन्होंने शुरू किया, बंद किया, अनेक प्रकार के शायद काम भी किए होंगे, लेकिन पकड़े नहीं गए। तो इससे ध्यान में आता है कि डॉक्टर जी बहुत अच्छे योजनाकार थे, कुशल योजनाकार थे। उनके एक स्कूल टाइम की घटना है कि जब वो स्कूल के अंदर जा रहे थे तो उनके रास्ते में पुलिस चौकी आती थी, तो उन्होंने एक पुलिस चौकी के पास बम फोड़ा। अंग्रेजी सरकार को ये शक तो हो गया कि ये बालक हो सकता है, लेकिन कोई सबूत नहीं था, इसलिए पकड़े नहीं गए। अब वो जो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए नागपुर से कलकत्ता गए तो ऐसे सारे संशयों के बावजूद तो पकड़े नहीं जाने के कारण से अंग्रेजी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे। तो इसलिए उन्होंने पकड़ा जाए तो नागपुर से ही अंग्रेजी सरकार ने उनके लिए एक अपने गुप्तचर को और भेजा उनको कलकत्ता। वहाँ जा कर के उनके उन्हीं के कॉलेज के अंदर उसको एडमिशन कराया। डॉक्टर जी को समझ में आ गया और उन्होंने
उसको छकाते हुए किसी ऐसे स्थान पर ले गए और अपने साथियों के साथ जब गए थे तो उनको पकड़ करके उसकी ऐसी धुनाई की तो वो अपने जान के भीख मांगने लगा और उसने वायदा किया कि मैं जो भी अंग्रेजी सरकार की ऐसी गुप्त सूचनाएं होंगी वो सूचनाएं मैं आप लोगों को दूंगा। यानी अंग्रेजी सरकार का गुप्तचर ना हो करके उसने वायदा किया कि मैं तुम्हारे लिए, आपके लिए गुप्तचरी करूंगा। तो ऐसे इस प्रकार के अद्भुत प्रतिभाशाली ऐसे डॉक्टर जी का उनका जीवन था। डॉक्टर जी बड़े दूरदृष्टा थे, ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा गुण था। कुछ भी काम करना तो पूरा सोच विचार करके करना, हर कार्य एक बड़ी दूरदृष्टि से वो करते थे। यानी उनका चिंतन इस स्तर का था, जैसे एक घटना से उनका ध्यान में आता है कि जेल के अंदर असहयोग आंदोलन के अंदर वो जेल में गए और जेल से जब बाहर आए तो उनका एक बड़ा भव्य स्वागत किया गया। और उस स्वागत के अंदर डॉक्टर जी ने कहा, जब वो बड़ा भव्य स्वागत हो रहा था उस समय पर, तो डॉक्टर जी ने कहा कि जेल के अंदर जाना ये कोई बहुत बड़ी कोई सेवा वाला बात विषय है, ऐसा नहीं है, बहुत बहादुरी वाला काम नहीं है। ठीक है, जेल देश की स्वतंत्रता के लिए जेल जाना पड़े ये मजबूरन हो सकता है, लेकिन ये गौरव का विषय नहीं है। देश के लिए मरना पड़े वो अलग बात है, हो सकता है मजबूरी में ऐसा करना पड़े, लेकिन देश के लिए मरने की बजाय देश के लिए जीना बहुत महत्वपूर्ण है। हम जेल से अंदर की बजाय जेल से बाहर रह करके देश की आज़ादी के लिए कुछ काम करें, ये महत्वपूर्ण बात है, ना कि जेल के अंदर रहना। तो ऐसा उनका विजन था, ऐसी उनकी दृष्टि थी। नहीं तो उस समय पर सामान्य समाज की यही सोच थी कि जो जेल के अंदर चला गया तो पता नहीं कितना बड़ा उसने काम किया है। तो निश्चित स्वाभाविक है, उसने कष्ट तो उठाए हैं, अंग्रेजी सरकार के अत्याचार उसने झेले हैं, इसलिए उत्साहवर्धन के लिए तो ठीक है। लेकिन डॉक्टर जी ने उसमें से जो बात कही कि जेल से बाहर रह करके आज़ादी के लिए काम करना और बलिदान होना पड़े मजबूरन अलग बात है, लेकिन देश के लिए जीवित रह करके नियमित रूप से देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करना ये महत्वपूर्ण है, ऐसी उनकी दृष्टि थी। हम अगर बात करेंगे तो डॉक्टर हेडगेवार जी की दूरदृष्टि की, उन्होंने देश के इतिहास का अध्ययन किया और देश के इतिहास का अध्ययन करने के पश्चात उनके मन के अंदर जो प्रश्न आता था बार बार कि आज ये जो कभी विश्वगुरु भारत होता था, ये जो सोने की चिड़िया भारत था, ये जो अपना देश इतना शक्तिशाली देश होता था, सारी दुनिया का गुरु था, आज इसकी इतनी दुर्गति कैसे हो गई है। यहाँ पर कितनी सारी भुखमरी है, अनपढ़ता है, अनेक यानी अंग्रेजी सत्ता जो है इस देश पर काबिज है। अंग्रेज़ों से पहले मुग़लों ने इस देश को सैकड़ों साल तक रौंदा है, यहाँ की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई? डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस बात का अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात उनको ध्यान में आया कि हम इस देश को आज़ाद तो करा लेंगे मेहनत करके, आंदोलन करके, परिश्रम करके, लेकिन जिस कारण से ये देश गुलाम हुआ है उन कारणों को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक इस देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण नहीं रखा जा सकता। देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए, देश को दोबारा से वही वैभव संपन्न भारत बनाने के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए आवश्यक है कि समाज के अंदर आई जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर किया जाए। इसलिए एक एक व्यक्ति पर काम करना, क्योंकि हम जो गुलाम हुए हैं तो गुलाम हुए हैं तो अपनी कमियों के कारण से गुलाम हुए हैं। हम विदेशियों की ताकत के कारण से गुलाम नहीं हुए, हम वास्तव में अपने हिंदू समाज की कमियों के कारण से हम गुलाम हुए।
तो हिंदू समाज की कमियों को दूर किया जाए, और समाज बना है व्यक्तियों से, तो एक एक व्यक्ति के जीवन को संस्कारित करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए उन्होंने विचार किया। इस कार्य के लिए उन्होंने अपने कुछ 15-20 साथियों के साथ मिलकर के और 1925 में दशहरे के दिन एक बैठक की देश और समाज की परिस्थिति पर। और उस समय उस बैठक के अंदर ये निर्णय हुआ कि आज से हम एक संगठन का प्रारंभ कर रहे हैं। संगठन का नाम क्या होगा, संगठन की कार्य पद्धति क्या होगी, ये सब चीज़ें बाद में तय हुई। अब शुरुआत में तो सब लोग जो है और अखाड़े के अंदर जाते थे, सप्ताह में एक बार इकट्ठा होने का तय हुआ। जो अलग अलग अखाड़ों में जाते थे तो वहाँ से जो है जो जो बातें सुनकर आते थे तो वो फिर जो है वहाँ चर्चा करते थे एक स्थान पर इकट्ठा होकर के। धीरे धीरे डॉक्टर जी ने सबको बातचीत में समझाया कि वास्तव में व्यक्ति के जीवन को बदलना है तो उसके लिए नित्य प्रति का संस्कार बहुत आवश्यक है। उसी में से नित्य प्रति की शाखा होगी, नित्य प्रति शाखा जाना चाहिए। ये शाखा शुरू हो गई। अब अपने संगठन का नाम क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो वो भी एक बड़ी दूरदृष्टि, एक ऐसी सोच रख कर के और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम तय किया। संघ का कोई आदर्श भी होना चाहिए जिसको कि हम अपना एक आदर्श मान करके चलें, सुप्रीम पावर जिसको मानकर चलें, तो ऐसा कोई होना चाहिए। तो डॉक्टर जी चाहते तो स्वयं गुरु बन सकते थे, लेकिन डॉक्टर जी ने बड़ी दूरदृष्टि रखी। उन्होंने देश के इतिहास, परंपरा, उन सब से उन्होंने सीखा था वर्तमान परिस्थितियों में क्या सही है, क्या उपयुक्त रहेगा, ऐसा सब विचार करके उन्होंने और परम पवित्र भगवत ध्वज को गुरु के स्थान पे रखा। संगठन का जो आर्थिक स्रोत है, आर्थिक स्रोत क्या होना चाहिए, क्या हम भी चंदा इकट्ठा करें? शुरुआत में तो ऐसे ही किया गया। संघ बहुत छोटा था और संघ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समाज के कुछ लोगों से परम पूजनीय डॉक्टर जी पैसे लेकर के आते थे, लेकिन धीरे धीरे करके स्वयंसेवकों का उन्होंने और मन बनाया। स्वयंसेवक उनको एक दृष्टि दी उन्होंने स्वयंसेवकों को, और उस दृष्टि में से ये तय हुआ कि क्योंकि हम परम पवित्र भगवत ध्वज को गुरु मानते हैं, इसलिए और साल में एक बार परम पवित्र भगवत ध्वज के सामने हम सभी स्वयंसेवक गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ राशि हम भेंट करेंगे, और गुरुदक्षिणा के रूप में जो आएगा उसी से सारे संगठन का खर्च उसी से चलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरुआत में तो गुरुदक्षिणा बहुत कम थी, लेकिन संघ ने तय किया कि हम संगठन के खर्च को चलाने के लिए किसी की पर्ची नहीं काटेंगे, किसी से चंदा मांगने नहीं जाएंगे, गुरुदक्षिणा में जो आएगा उसी से सारा संघ चलेगा। शुरुआती दिनों में अनेक प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी संघ ने अपनी कार्य पद्धति पर विश्वास रखा और संघ धीरे धीरे स्वावलंबी हो गया। अब ये गुरुदक्षिणा की परंपरा, ये पद्धति एकदम अनूठी है। इसके कारण से संघ को कभी भी कठिन परिस्थितियों में भी किसी संस्था या संगठन के सामने या अनेक सरकारी दबावों के बावजूद भी, अनेक प्रतिबंधों के बावजूद भी संघ को किसी के सामने झुकना नहीं पड़ा। स्वयंसेवक ही संघ की ताकत है, ऐसा ये परम पूजनीय डॉक्टर जी ये सब कहते थे। स्वयंसेवक को कहा कि जब हम संघ को अपना मानते हैं तो जब अपना काम है तो अपने काम के लिए खर्च भी हम ही करेंगे, गुरुदक्षिणा से ही सब संघ चलेगा, ऐसा तय हुआ। इस प्रकार की अनेक चीज़ें संघ की जो कार्य पद्धति है उसमें गुरुदक्षिणा के साथ साथ संघ का गणवेश, प्रार्थना, संघ की आज्ञाएं, ये किस प्रकार से होनी चाहिए, तो ये संस्कृत में होनी चाहिए। आज्ञाएं संस्कृत में चाहिए,
प्रार्थना संस्कृत में चाहिए, क्योंकि अपना जो समाज, अपना देश जो बड़ा व्यापक है, अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, सबकी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। इन सारी विभिन्नताओं में जो सबसे अच्छा रहेगा तो उसमें सोच विचार करके संस्कृत में आज्ञाएं और प्रार्थना ये संस्कृत में चाहिए, ऐसा सोच विचार करके तय किया गया। ये बड़ी दूरदृष्टि थी। नहीं तो आज हम देखते हैं कि भाषाओं के नाम पर भी देश के अंदर और कितने पूर्वाग्रह और दुराग्रह जुड़े हुए हैं। तो एक राज्य दूसरे राज्य की भाषा के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है हम सब देखते हैं। लेकिन डॉक्टर जी ने उस समय भांप करके और सब ऐसा तय किया, ये उनकी विशेषता थी। डॉक्टर जी के बारे में था कि डॉक्टर जी से किसी ने पूछा कि आप किस मार्ग से जो है वो देश को स्वतंत्र कराना चाहते हैं। डॉक्टर जी ने कहा कि मार्ग कोई भी हो, मुख्य बात है कि देश को स्वतंत्र कराना अपना उद्देश्य, अपना ध्येय है। तो ध्येय सर्वोपरि है, मार्ग जो है कोई भी हो सकता है। तो डॉक्टर जी ने इसके लिए उत्तर दिया बड़े सरल शब्दों में। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों के बूट पॉलिश करने से लेकर उनका जूता उनके पैर से निकालकर उनके सर में मारने तक का जो भी काम करना पड़ेगा वो करेंगे, यही मेरा मार्ग है। क्योंकि पूछने वाला जो है वो चाहता था कि भी आप गांधी जी के अहिंसा के मार्ग उसको पसंद करते हैं, ये आपका मार्ग है, क्रांति का मार्ग आपका है। तो डॉक्टर जी ने जो जवाब दिया एकदम सटीक उन्होंने जवाब दिया। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के बूट पॉलिश करने से लेकर उनका जूता उनके पैर से निकाल कर उनके सर में मारने तक का जो काम करना पड़ेगा वो करेंगे। इस प्रकार का उनका मंतव्य है, ऐसा उनका मत था। डॉक्टर जी के जीवन के बारे में जो हम देखते हैं तो डॉक्टर जी ने जो सारा संघ खड़ा किया, सारा संगठन जो भी खड़ा हुआ, तो स्वयं उन्होंने करके दिखाया। केवल भाषण नहीं दिया, स्वयं के उदाहरण से उन्होंने उन स्वयंसेवकों को उन्होंने सिखाया। उस समय में बहुत सारे ऐसे स्वयंसेवक थे, बाल स्वयंसेवक थे, जिनको इस प्रकार की कोई समझ या ऐसा ज़्यादा नहीं था, लेकिन अपने उदाहरण से उन्होंने और सिखाया। जैसे संघ स्थान ये साफ स्वच्छ होना चाहिए। अब साफ स्वच्छ होना चाहिए, जो मोहिते के बड़ा संघ स्थान आप में से किसी ने देखा होगा, तो वो एक बड़ा पुराना खंडहर था, उसको साफ करके वहाँ शाखा शुरू की गई थी। वहाँ ईंट पत्थर रोड़ा इस प्रकार की बहुत सारी दिक्कतें थी। तो डॉक्टर जी जो है संघ स्थान से पहले आकर के, संघ स्थान के समय से पहले आकर वहाँ आकर के उस पर झाड़ू लगाना, पानी छिड़कना ये कर देते थे डॉक्टर जी। बाद में सुनसे आपस में बात करते थे, अरे बड़ा आज बड़ा संघ स्थान बहुत अच्छा लग रहा है, किसने किया है? आपने किया? आपने किया? नहीं किया? तो किसने किया? तो ध्यान में आया कि डॉक्टर जी ने किया है। अब बच्चों को, वो जो बाल स्वयंसेवक थे, तो उनको लगा कि अरे डॉक्टर जी इतने बड़े हैं, डॉक्टर जी इस काम को करें, इसकी बजाय हमें ये काम करना चाहिए। तो स्वयंसेवकों ने खुद करना शुरू किया और वहाँ की संघ स्थान पर झाड़ू लगाना, उसकी सफाई करना, पानी छिड़कना, ये सब काम बिना कहे, डॉक्टर जी ने कोई उपदेश नहीं दिया उनको। संघ की शाखा में आने वाला स्वयंसेवक उसको रोज आना चाहिए शाखा में। अब ये जो संस्कार है कैसे पड़ा? क्योंकि डॉक्टर जी स्वयं खुद आते थे। इसके लिए डॉक्टर जी को बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं पड़ा और ये धीरे धीरे करके ये इस प्रकार से स्वयंसेवकों के जीवन का संस्कार बन गया कि शाखा का मतलब है नित्य प्रति, शाखा में समय पर आना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर जी ने अपने जीवन को जिया, यानी कि स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत किया। डॉक्टर जी स्वयं समय पर आते थे, इसलिए बाकी सबको भी लगता था कि डॉक्टर साहब समय पर आते हैं, हमें भी समय पर ही जाना चाहिए। स्वयंसेवकों को भी इस जीवन में इसकी आदत पड़ गई।
समय पर आना, सूचना का पालन करना। डॉक्टर जी स्वयं सूचना का पालन करते थे। जो सूचना दी गई उसका सूचना का पालन डॉक्टर जी करते थे। तो इसलिए स्वयंसेवकों को भी आदत पड़ी कि जो सूचना मिलती है उसका पालन करना चाहिए। स्वयंसेवक के जीवन में और सामाजिक समरसता की भावना होनी चाहिए, इस प्रकार का। और डॉक्टर जी ने स्वयं जो है ऐसा करके दिखाया। इसलिए समाज के अंदर घोर जातिवाद होते हुए, घोर छुआछूत उस समय पर होते हुए भी, उस जमाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर किसी प्रकार की छुआछूत नहीं रही। आज तो चलो समाज के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। आज तो छुआछूत के मामले में समाज के अंदर भी बहुत थोड़ी मात्रा में बची है। ये कुरीति काफ़ी कम हुई है, लेकिन उस समय में काफ़ी थी। समाज के अंदर बहुत ज़्यादा थी। समाज के अंदर थी, लेकिन संघ के अंदर, संघ का वातावरण ऐसा था कि संघ में किसी की कोई जाति नहीं पूछता था। और किसी का पता लग भी गया तो जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव ये शुरुआत से, संघ के प्रारंभ से ही कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर जी ने अपने उदाहरण से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से उन्होंने ऐसा ही संस्कार शाखा में आने वाले स्वयंसेवकों को दिया। अपना स्वयं का उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। संघ की शाखा में आने वाले स्वयंसेवक के जीवन में उसके जीवन का संस्कार चाहिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि। अब डॉक्टर जी ने स्वयं जी करके दिखाया, राष्ट्रहित सर्वोपरि। यानी कि संगठन भी सेकेंडरी है, संगठन भी बाद में, सबसे पहले देश है। डॉक्टर जी ने अपने जीवन में ही ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, और उस सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1930-31 में जब चला, तो उस समय पे संघ 1925 में शुरू हो चुका था, और डॉक्टर जी संघ के सरसंघ चालक थे। संघ तो बहुत छोटा था, लेकिन डॉक्टर जी ने उस आंदोलन के अंदर भाग लेना था, तो स्वयं जो है डॉक्टर जी ने सरसंघ चालक का दायित्व कुछ समय के लिए किसी अन्य कार्यकर्ता को सौंपकर, और स्वयं जो है जंगल सत्याग्रह में भाग लिया। उन्होंने अंग्रेजी कानून को उन्होंने तोड़ा, और उसके बाद फिर दूसरी बार फिर जेल जाकर के आए। बाद में वापस आकर के फिर से उन्होंने संघ को संभाला, संघ के कार्य को फिर आगे बढ़ाया। यानी कि देश की आज़ादी के लिए वो संघ के दायित्व से निवृत्त होकर स्वयं जो है और देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया, जेल जाकर के आए। ऐसा परम पूजनीय डॉक्टर जी का उदाहरण है। तो उन्होंने स्वयंसेवकों के सामने ऐसा उदाहरण रखा, राष्ट्रहित सर्वोपरि, इस प्रकार का उनका जीवन। संगठन को चलाने के लिए व्यक्ति के जीवन में जो एक गुण चाहिए वो है शुद्ध सात्विक प्रेम का। डॉक्टर साहब प्रेम की एकदम मूर्ति थे। जो पुराने स्वयंसेवक थे, पुराने स्वयंसेवकों से जब पूछते थे, जो उनके समय के स्वयंसेवक थे, कि डॉक्टर हेडगेवार वो कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था, तो पुराने स्वयंसेवकों से जब बात करते वो बताते थे कि डॉक्टर साहब प्रेम बहुत करते थे, और डॉक्टर जी के जीवन की घटनाएं बताते बताते वो भावुक हो जाते थे। ऐसे उनके जीवन के अनेक ऐसे प्रसंग आते हैं कि डॉक्टर साहब एक कार्यकर्ता को साथ लेकर के और दोपहर के अंदर वो जाते हैं कई किलोमीटर पैदल चल के, एक कार्यकर्ता को साथ लेकर के कि चलो चलते हैं ज़रा उस कार्यकर्ता का, उस स्वयंसेवक का हालचाल पूछ कर आते हैं, पता लगा वो आजकल बीमार चल रहा है। और जिसका हालचाल पूछने गए, जो साथ गए कार्यकर्ता, उसको लगा कि शायद आयु में बड़े होंगे कार्यकर्ता, लेकिन वहाँ गए तो ध्यान में आया कि 7वीं कक्षा का बालक था जिसका हालचाल पूछने गए, दोपहर में गए, पैदल गए। तो बात करते करते गलती से और उस कार्यकर्ता का हाथ डॉक्टर जी के हाथ को लग गया,
तो उनको ध्यान में आया कि डॉक्टर साहब का शरीर तो एकदम तप रहा है। और उनका जब बुखार चेक किया गया 102 बुखार उनको था। ध्यान कीजिए, एक 7वीं कक्षा के बालक का हालचाल पूछने के लिए डॉक्टर जी गए हैं, दोपहर में गए, पैदल गए कई किलोमीटर चल करके, और 7वीं क्लास के बालक का हालचाल पूछे। कैसी हालत, स्वयं की कैसी स्थिति थी, तो स्वयं जो है 102 बुखार में थे। यानी अपनी स्वयं की परवाह ना करते हुए उन्होंने इतना अथक परिश्रम किया। ऐसा शुद्ध सात्विक उनका प्रेम था, जिसके कारण से और उन्होंने अद्भुत कार्यकर्ता उन्होंने अपने साथी उन्होंने खड़े किए। ये शुद्ध सात्विक प्रेम ही था जिसके कारण से, और उन्होंने जिसको जो कहा वो सब जो है तुरंत डॉक्टर जी की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो जाते थे। उन्होंने जिस प्रकार के डॉक्टर जी स्वयं थे, अपने जैसे ही ऐसे सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता अपने जीवन में रहते रहते उन्होंने खड़े किए। और उन्होंने अपने रहते हुए ही अपने समर्पित जीवन के कारण से, जो उनके जीवन का जो समर्पण भाव था, वो समर्पण भाव वो बड़ा अद्भुत था। यानी डॉक्टरी की पढ़ाई करके आए, मैंने बताया बहुत गरीब परिवार से थे, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हो गए, लेकिन स्वयं अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने काम नहीं किया। जब उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की तो उनके जो प्रिंसिपल थे कॉलेज के, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनको बुलाकर कहा, केशव, मैंने तुम्हारे लिए नौकरी देख ली है, तुम म्यांमार में जाओ, ब्रह्मदेश में, तो वहाँ जाकर के एक वैकेंसी है और तुम वहाँ जाकर के ज्वाइन करो। ये मना करते हैं, गुरुजी मैंने नहीं करना। नहीं करना? डॉक्टरी की पढ़ाई की है तो किस लिए? क्या तूने अपना क्लिनिक खोलना है? कहता है नहीं करना। तो फिर किस लिए, क्या करोगे? उन्होंने कहा कि मैं देश की आज़ादी की लड़ाई में उसमें भाग लेना है, देश को स्वतंत्र कराने के लिए मेरा जीवन है। अब प्रिंसिपल इस बात पे गुस्सा हुआ। समाज में जितने समझदार लोग कहे जाते हैं, समझदार उन्हीं को कहते हैं अक्सर कि जो अपने काम से मतलब रखता है, जिसके लिए अपना दुनियादारी की भाषा में कहें तो जो अपने मतलबी है, अपना स्वार्थ उसी पे कंसंट्रेट करता है, उसी पे फोकस करता है, अपना करियर उसी पर ध्यान देता है, वही समझदार कहा जाता है दुनियादारी की भाषा में। अब ये बात जो है प्रिंसिपल को अच्छी नहीं लगी, तो प्रिंसिपल ने गुस्सा करके कहा कि तूने अगर देश की आज़ादी की लड़ाई में भाग लेना ही था तो ये फिर डॉक्टरी की पढ़ाई क्यों की? तो डॉक्टर जी उनको कहते हैं, अपने प्रिंसिपल को, उन्होंने कहा जी कल को कोई ये ना कह सके कि ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकता था इसलिए ये आज़ादी के आंदोलन में इसमें शामिल हो गया है। जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, योग्य हैं, ये सोच विचार करके ये मार्ग चुना है। यानी उस प्रकार का एक स्पष्ट जीवन में एक ध्येय निष्ठा उनके मन में अपने जीवन के प्रति एकदम क्लियर था, मुझे क्या करना है। अपने काम के प्रति पूरी समर्पित तो थे ही, ध्येय निष्ठ थे पूरे। उनके चाचा आबाजी हेडगेवार, जिनकी की बालक केशव की यानी डॉक्टर जी की क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण से और उनकी सरकारी नौकरी छूट गई थी उनके चाचा जी की। डॉक्टर जी अपने चाचा जी का बड़ा सम्मान भी करते थे। तो ऐसे आबाजी हेडगेवार, उन्होंने भी जब ये वापस नागपुर आ गए और उनको पता लगा कि शादी नहीं करा रहे हैं, शादी नहीं करने का भी उन्होंने फैसला किया है, तो उन्होंने आबाजी हेडगेवार ने इनको एक चिट्ठी लिखी थी डॉक्टर जी को। तो उन्होंने चिट्ठी के अंदर लिखा कि मैंने सुना है कि तुम शादी नहीं करने वाले हो, लेकिन मेरा कहना है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो, देश की स्वतंत्रता के लिए काम करो, तो शादी उसमें कोई बाधक नहीं है। तुम देख ही रहे हो, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर जैसे
कितने ही ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं कि जो कि गृहस्थ हैं। तुम भी उनकी तरह देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लो और गृहस्थ हो करके काम करो, ऐसा उन्होंने कहा। अब डॉक्टर जी ने उसका पत्र का उत्तर दिया तो उन्होंने अपने चाचा जी को संबोधन किया है तीर्थ स्वरूप चाचा जी, यानी इतना सम्मान करते थे उनका। और उन्होंने उस पत्र के अंदर लिखा, उन्होंने कहा कि मेरे मन की बनावट ऐसी है कि मैं अपने मन को बांट नहीं सकता। मैं पूरी तरह से अपने जीवन को केवल और केवल इसी काम में लगाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे इंतज़ार में बैठी रहे। मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता। इसलिए और मैंने जो शादी नहीं करने का जो निर्णय लिया है ये मेरे मन के अनुरूप ही है। मैं एकदम पूरी तरह से मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार हूँ। ऐसा करके उन्होंने अपना संकल्प और एक पत्र के माध्यम से उन्होंने दोहराया और अपने ऐसे ध्येयनिष्ठ समर्पित जीवन के कारण से उन्होंने ऐसे ही समर्पित उन्होंने कार्यकर्ता तैयार किए। कैसे समर्पित कार्यकर्ता तैयार किए कि जिसको उन्होंने कहा, भावराव देवरस जी, उनकी पढ़ाई पूरी होते ही उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ लखनऊ जा कर के वहाँ पर संघ का काम खड़ा करो। उत्तर प्रदेश के अंदर संघ के काम का विस्तार के लिए पढ़ाई भी की, रहने की खाने पीने की व्यवस्था भी की, सब प्रकार की व्यवस्थाएं की। डॉक्टर जी ने केवल उनको जाने के लिए ट्रेन का टिकट का किराया मात्र दिया, बस इतना ही पर्याप्त था। आगे वो जो कार्यकर्ता थे तो उन्होंने किसी प्रकार की कोई सुविधा मांगी नहीं, सब प्रकार की सुविधाएं अपने आप जुटाई। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भूखे रह करके भी उन्होंने काम किया। राजा भाव पातुरकर उनको भेज दिया लाहौर, वहाँ जाओ, वहाँ जा कर के संघ के काम को खड़ा करो। और अद्भुत उन्होंने काम खड़ा किया। हम सब जानते हैं कि 1936 के अंदर लाहौर की पहली शाखा शुरू हुई और उस एक शाखा के कारण से सैकड़ों ही शाखाएं 1947 तक हो गई थी। और उन शाखाओं के अंदर तैयार हुए हजारों ही स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं ने 1947 के अंदर जब देश का विभाजन हुआ तो हिंदू समाज की सेवा के अंदर उन्होंने हजारों राहत शिविरों को बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने चलाया। लाखों हिंदू समाज के लोगों की सेवा में स्वयंसेवकों ने महीनों तक उसके अंदर काम किया। तो यानी ऐसे अद्भुत उन्होंने कार्यकर्ता परम पूजनीय डॉक्टर जी ने तैयार किए। तो अपने जीवन के उदाहरण से, अपने त्याग से, अपने समर्पण से, स्वयं के उदाहरण से उन्होंने सिखाया। इस प्रकार का उनका और जीवन था। परम पूजनीय डॉक्टर जी, उनके जीवन के बारे में 21 जून 1940 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया एक लंबी बीमारी के बाद, क्योंकि बहुत कठिन परिश्रम करने के कारण से उनका शरीर जो है वो और उसके अंदर वो बीमारी ने घेर लिया था, बीमार रहने लगे थे, काम के अंदर हमेशा निमग्न रहते थे, कार्य के अंदर वो उसका चिंतन उनके मन के अंदर चलता ही रहता था। देश की उस समय की परिस्थिति को देख करके डॉक्टर जी बहुत चिंता, बेहोशी की हालत में भी बड़बड़ाते थे, जल्दी करो, समय बहुत कम है, क्योंकि दूरदृष्टा थे और उनको आगे की समाज की, देश की परिस्थिति उनको दिख रही थी। ऐसे में जितना ज़्यादा काम हम खड़ा कर लेंगे देश के उतना काम आएगा। इस प्रकार का उनका एक मन के अंदर एक भावना, एक विचार था। उस समय पर नागपुर के अंदर संघ शिक्षा वर्ग लगा हुआ था जून के अंदर, और वो पहला संघ शिक्षा वर्ग था कि जिसके अंदर देश के हर राज्य से स्वयंसेवक, हर प्रांत से स्वयंसेवक वहाँ नागपुर के अंदर संघ शिक्षा वर्ग करने के लिए आए थे। डॉक्टर जी बीमारी की अवस्था में ही और वहाँ स्वयंसेवकों को संबोधित करने के लिए पहुँचे। उनका एक बहुत छोटा सा 10 मिनट का उनका संबोधन हुआ। वो जो 10 मिनट का संबोधन था बहुत मार्मिक था।
डॉक्टर जी ने कहा, उस सारे दृश्य को देख करके स्वयंसेवकों के सामने उन्होंने कहा कि आज मैं अपनी आंखों के सामने एक लघु भारत के दृश्य को देख रहा हूं, क्योंकि हर प्रांत से थे, इसलिए मैं एक लघु भारत का दृश्य देख रहा हूं। डॉक्टर जी ने आगे कहा, जब हम यहां आए थे तब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, एक दूसरे से परिचित नहीं थे, लेकिन अब हम एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से परिचित हो गए हैं, आपस में हमारा बहुत अच्छी तरह से प्रेम हो गया है। ये हमारा जो प्रेम है ये किस कारण से हुआ है? हम आपस में एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित हुए हैं तो इस संघ के कारण से हम हुए हैं। तो हम सब यहाँ से जब जाएंगे तो अपने मन के अंदर संकल्प लेकर के जाएं कि हम यहाँ से जाने के पश्चात हम संघ को कभी नहीं भूलेंगे, निरंतर अपने संघ कार्य में समर्पित भाव से कार्य करते रहेंगे। इस प्रकार का संकल्प हम यहाँ से लेकर के जाएं। इस प्रकार का एक भाव परम पूजनीय डॉक्टर जी ने उस समय एक 10 मिनट के उद्बोधन में स्वयंसेवकों के सामने रखा। 21 जून 1940 को परम पूजनीय डॉक्टर जी ने अपना ये शरीर, अपनी देह ये त्याग दी। उनके देह त्यागने से पहले और लगभग एक दिन पहले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके दर्शनार्थ आए थे। कभी उनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से देश और समाज की परिस्थिति के बारे में चर्चा हुई थी, और उन्होंने आते जाते रेल के अंदर जब वो जा रहे थे तो उस समय पर उन्होंने संघ का संचलन देखा। उसको देख करके उनके मन के अंदर आया कि एक बड़ी अनुशासित शक्ति है कि जो कि देश के लिए बड़ी काम आ सकती है, तो इसलिए मिलकर के काम करें, और इसके लिए डॉक्टर जी से भेंट करने आए थे। दुर्भाग्य था कि डॉक्टर जी तो बेहोश थे, इसलिए कोई उनकी चर्चा नहीं हो सकी। लेकिन इस प्रकार की एक उनकी जीवनी के अंदर घटना आती है। तो ऐसे अद्भुत अथक कर्मयोगी, ऐसे तपस्वी परम पूजनीय डॉक्टर जी का जीवन, जिनके जीवन के अनेक पहलू हैं, जिनका जीवन हम सब स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श है, हर मामले में उनका जीवन हमारे लिए सामने आदर्श है। इस सत्र में ऐसे उनके जीवन के कुछ पक्ष आपके सामने रखने का मैंने प्रयत्न किया है, और ये जीवन के पक्ष यही उनके पक्ष हैं ऐसा नहीं है। तो मैंने अपने इस सत्र के प्रारंभ में कहा था कि मैं उनके जीवन की कुछ घटनाओं के माध्यम से उनके उल्लेख करके और उसके माध्यम से आपके मन के अंदर एक जिज्ञासा पैदा करना कि हम डॉक्टर जी का जीवन अच्छी प्रकार से हम अध्ययन करें, और अध्ययन करके एक जिस प्रकार परम पूजनीय डॉक्टर जी एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, एक आदर्श स्वयंसेवक के रूप में उन्होंने अपना जीवन जिया, अपना जीवन भी वैसा ही आदर्श जीवन बने, इसके लिए हम सब डॉक्टर जी के जीवन को पढ़कर अपना जीवन बनाने की ओर अग्रसर हों। इतनी ही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्ते।